Hello, I welcome you all to LC Law. Today we are going to start our polity lecture series, and I would like to tell you that this lecture series will be of utmost important or will be highly beneficial to all those students who are studying for CUET, PG, LLB, MSCET and other law entrance examination. Today we will be studying how our constitution was made. Before that, if we talk about your syllabus, it mentioned the term polity. Now, as a student, you must be curious to know what we are supposed to study in polity. Let me tell you, if it is mentioned polity, you have to study the Indian Constitution. Now, you must ask for sir, what is Constitution? Constitution is nothing but a book that contains laws. And all of you know that laws are really important or fundamental for the functioning of any country. So, likewise, our constitution is written in the form of a book which contains several laws, and each each laws has have its own importance, like laws related to environment, laws related to health, laws related to women's, and likewise there are n numbers of things on which we have made laws. So we have to study these laws, or I would say very basic things like what's the government structure and who are executive and all. So don't worry, अपकमिंग लेक्चर सीरीज में आपको हम धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बेटर होल्ड बन जाएगी। और मैं अभी आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आपको मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बहुत बेसिक लेवल पे तैयार करना है। देखिए बच्चों, आप कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि जहां पर आपसे बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको अदर जीएस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है ओवरऑल जीएस सब्जेक्ट्स में कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको बेसिक टर्म्स का बेसिक टर्म्स का मतलब पता हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। तो इसकी बहुत बेसिक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी जाती है। तो हमने एज अ लॉ की टीम ने, एलसी लॉ की टीम ने ये सारे जो आपके लेक्चर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके पीवाईक्यूज वगैरह, ठीक है, एग्जाम ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए बनाई हुई है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर 1 या मतलब आज का जो लेक्चर है एंड तक इसे फॉलो करिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज के थ्रू रिवाइज करते जाएंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे हम एमसीक्यू सीरीज के थ्रू सारी चीजें रिवाइज करते आएंगे। बट ये आपका मैं पहले ही बता दूं, एमसीक्यू सीरीज आपकी तभी बेनिफिशियल होगी जब आप इन लेक्चर सीरीज से एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। अगर आपके पास बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एमसीक्यू सीरीज आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका बस काम ये है कि जैसे जैसे हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं आप उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है, बेसिक उस पे एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तब जाके हम फर्दर आपके जैसे जैसे एग्जाम के 4-5 महीने बचेंगे या 3 महीने बचेंगे तो हम एमसीक्यू सीरीज के थ्रू इनका रिवीजन करते आएंगे ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा ये एक प्लान है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का। अगर आज हम अपने पहले टॉपिक की बात करें, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बुक दैट कंटेन सेवरल लॉज। और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ की इंपॉर्टेंस यही है कि लॉज आर फंडामेंटल फॉर फंक्शनिंग ऑफ एनी कंट्री। जहां पर लॉज नहीं होंगे जिस कंट्री में, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो ये लॉ है हमारे बहुत सारे, जो एक बुक में कंटेन है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो बनी कैसे। तो आज का लेक्चर उसी के अराउंड पे है हमारा। अगर हम बच्चों बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है बच्चों? कुछ नहीं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग क्या हुए? असेंबल हुए, मतलब इकट्ठा हुए एक जगह, और जो भी उनको लॉज बनाने हैं या जैसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उस पे ये लोग डिबेट एंड डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, एक उसको सारे डिस्कशन एंड ऑल करने के बाद उन लॉज को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में बुक में लिख रहे हैं, और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अगर अब हम बात करें बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल, दैट इज लॉज दैट गवर्न्स अ कंट्री। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी डिफाइन करता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है और जो हमारे सिटीजन्स हैं, उसके बीच में कैसा रिलेशन होगा। आई एम रियली सॉरी। And as I have told you, for making a constitution, constituent assembly is required. Establishment of constituent assembly is required for making the constitution. So, in 1934, this idea was propagated by M.N. Roy. So, what do you understand by this? In our history, in our history, the idea of constituent assembly was first propagated by M.N. Srinivas. Oh, I'm really sorry. This is M.N. Roy. I was mistaking it with a famous sociologist of India. It is M.N. Roy. So you must remember the idea of Constituent Assembly was first given by M.N. Roy. After that, Indian National Congress officially demanded for a Constituent Assembly in 1934. 4 years later, one of our most lovable person or most lovable political person in the history, Jawaharlal Nehru ji, demanded for the establishment of a constituent assembly. So you can see here in 1934, M.N. Roy first M.N. Roy first gave the idea of constituent assembly. In the same year, Indian National Congress officially demanded for a constituent assembly, and in 1938, Jawaharlal Nehru reiterated the same thing, that we want our constituent assembly. One more thing, as you can see, 1934, 1934, 1938, our freedom fighters were constantly building a pressure on the British Empire, that we need our constitution. For that, you must fulfill our demand for a constituent assembly. Here in 1939, a major happening, you must be aware of that major happening. What was it? If you can remember it, I will give you brief 2 to 3 seconds to think about it. If any of you have read history, you must be knowing that in 1939, Second World War broke. So it was really important for Britishers or British Empire to get our support to win this Second World War. But हुआ ये, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनने ये बोला कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम दीजिए, हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दीजिए, देन यू आर डिनाइंग द सेम थिंग टू अस, एंड इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम आपका कॉपरेशन करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्डली
denied the request of British Empire. So British Empire was under immense pressure. As a consequence, they came up with August Offer in 1940. Basically, August Offer accepted our demand for a constituent assembly. But here, this offer had certain provisions which were not liked by our freedom fighters. Basically, let me tell you, there were two major political parties at that time which were there in India. One was Indian National Congress and second was Muslim League. As all of you know, Muslim League right from the beginning were demanding for a two nation theory, or they were of belief that we should have two nations, one India, another Pakistan. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी के जस्ट अपोजिट व्यू में थी। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एक ही कंट्री बन के रहेंगे। सो अगस्त ऑफर में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो मोर और लेस हमारे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आए। तो अगेन इन 1942 ब्रिटिशर्स केम अप विथ क्रिस्प प्रपोजल। देखिए, क्रिस्प प्रपोजल कुछ नहीं था, इसमें उनने बोला था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। बट अगेन मैंने आपको बोला मुस्लिम लीग की डिमांड कुछ और ही थी, तो इसने क्या किया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अगर मुस्लिम लीग की डिमांड को अगर ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उसका क्या मतलब था कि हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग करेगी इंडिया के लिए, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो फ्रेमिंग करेगी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। सो आप ध्यान रखिए कि क्रिस्प प्रपोजल में मुस्लिम लीग की दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए उनने क्या किया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। देन देखिए, एग्जाम में आपको ट्रैप करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करेगा, वाज गांधी जी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सो योर आंसर विल बी नो, ही वाज नॉट अ पार्ट। अगर आगे बात करें, जब बात यहाँ पर भी नहीं बनी, जो ब्रिटिशर्स अपना क्रिस्प प्रपोजल लेके आए थे उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। तो 1946 में क्या हुआ, दे अगेन केम अप विथ अ न्यू प्लान, और इसे कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान। इसके मेंबर्स पहले आप याद रखिएगा, इसके मेंबर्स है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान में अगेन मुस्लिम लीग की क्या डिमांड जो थी वो नहीं फुलफिल करी, बट उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो मोर और लेस मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल थे। तो यहीं पर से हमारा स्टैब्लिशमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। इसका क्या मतलब है कि अब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी मिल गई। ध्यान रखें, यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, ये असेंबली बन गई, तो ये जब सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, बातें करेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट सिटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, मुस्लिम लीग का तो मैंने आपको बताया कि उनकी डिमांड नहीं फुलफिल करी गई दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो उन्होंने क्या किया, उनने पहली सिटिंग को बॉयकॉट कर दिया। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सिटिंग में आने लगे। क्यों, उनने देखा कि ये तो अरे हमें ब्रिटिशर्स भी नहीं एंटरटेन कर रहे हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सिटिंग पे सिटिंग कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, हमारा क्या होगा। तो उनने बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके ऐसे ऐसे क्या हुए कि सिनारियोज बने कि धीरे धीरे आपकी दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हो ही गया था। ठीक है, उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है, जितना आपको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है आप उतना ध्यान में रखिए। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करी जाए, तो वो थी 11 दिसंबर 1946। On this date, we elected our president. And who was our first elected president of Constituent Assembly? This question might be asked. So, your answer will be
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वन मोर थिंग, जो हमारी फर्स्ट सिटिंग थी उसमें तो हमने प्रेसिडेंट चुना नहीं था, तो उसको एक टेम्परेरी चेयरमैन ने चेयर किया था। एंड हु वाज ही वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नाउ 11 दिसंबर 1946 को हमने दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए। इन केस राजेंद्र प्रसाद जी एब्सेंट होते तो उस केस में कौन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चेयर करेगा? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी जी। इफ यू प्रोसीड फर्दर, हम देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946, रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आवर डियर जवाहरलाल नेहरू जी introduced objective resolution and same was adopted on 22nd Jan 1947. Now objective resolution is nothing but it was like a document जिसमें कि मेंशन था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा 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 होगा। एंड व्हाट डज एडॉप्टेड मीन? एडॉप्टेड मीन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। दैट्स इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अनदर important date, 22nd July 1947, our Constituent Assembly adopted our national flag on this day. Now the day come 15th August 1947. Transfer of power happened. ठीक है, 15th अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हैपेंड। ब्रिटिश एम्पायर ने सारी की सारी पावर इंडिया को दे दी और सेम 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश एम्पायर ने सारी की सारी पावर पाकिस्तान को दे दी गई। अगर आगे बात करें, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड और इनेक्टेड। क्वेश्चन में आपसे ये दोनों टर्म को इंटरचेंज करके पूछ सकते हैं, तो दोनों में आंसर आपका सेम ही रहेगा। सेम क्या? 26 नवंबर 1949। अब देखिए इसका मतलब क्या है अडॉप्टेड या इनेक्टेड? मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन चुका था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी वो बन चुकी थी, बट इट डिडंट केम इनटू फोर्स राइट नाउ, इट वाज जस्ट प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 24th Jan 1950, on this date we adopted our national song and national anthem. Now here again another really important day came. On this day our constitution came into force, making India a republic. And what does republic mean? Republic means head of the state is elected. And who is the head of our state? Who is the head of our state? Quickly, do you remember anything? Who is our head? बच्चों, हेड ऑफ आवर स्टेट इज प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम इसके थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फेब 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैपेंड। लाइक जैसे कि अभी आपका जनरल इलेक्शन होगा, अभी अपकमिंग जो भी होगा, उसमें आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, अपने वोट कास्ट करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। उसी तरीके से हमने इस डेट के बीच में हम एज अ citizen of independent India, we came forward or we casted our vote to elect our government. That's it for all the important dates. देखिए ये कुछ important dates हैं। I know कि first time आपके लिए थोड़ा सा difficult होगा ये याद करना, but देखिए I can't help you out। जितना भी conceptually मैंने आपको ये facts को याद करने में हेल्प कर सकता था मैंने की। बाकी आप इसको 3 या 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे तो आई एम श्योर कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। आप कुछ मत करिए, एक A4 शीट लीजिए, उस पर ये डेट मेंशन कर लीजिए, हर तीसरे दिन बस एक लुक दे दिया उसको, अच्छा ठीक है हो गया। आई एम रियली श्योर कि आप एग्जाम तक इन डेट्स को अच्छे से रिमेम्बर कर पाएंगे। अब बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन की बात की जाए
तो मैंने आपको बता दिया व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 नवंबर। स्ट्रेंथ की बात की जाए मतलब कि इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे। अब अभी मैं आपको इसको फर्दर एक मैप के थ्रू समझाऊंगा, बट आप मोटा मोटी बस इतना याद रखिए कि इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, ब्रिटिश इंडिया से इतने थे, प्रिंसली स्टेट से इतना थे। अगर मैं 296 को फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो 292 वर ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम 4 chief commissioner provinces. Let me explain you through a map. This is a rough, I'm sorry, मेरी मैपिंग बहुत खराब है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सफाइस कर जाएगी। मैंने आपके क्या अब मैंने आपको क्या बोला, 292 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। देखिए कि उस टाइम पे क्या था, जो इंडिया था इस तरीके से 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है, ये मान लीजिए 11 प्रोविंसेस थे। इसमें इसका हेड कौन होता था उस टाइम पे, गवर्नर होता था, ठीक है। ये टोटल 11 इन मेंबर थे। तो इन 11 प्रोविंसेस ने 292 मेंबर्स को नॉमिनेट किया। अब उसी तरीके से 1 2 3 4 क्या थे, चीफ, आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। इनने क्या किया, इन 4 प्रोविंसेस ने कितने मेंबर्स को आपका किया नॉमिनेट, 4 मेंबर को। इन 4 प्रोविंसेस ने 4 मेंबर्स को किया। एंड लास्टली बचे हुए ये प्रिंसली स्टेट है, मान लीजिए, जो डायरेक्टली तो ब्रिटिशर्स नहीं रूल कर रहे हैं, बट ये प्रिंसली स्टेट मोर और लेस उनके अंडर ही फंक्शन कर रहे हैं। तो इनने क्या किया, 93 मेंबर्स को नॉमिनेट किया। ये जो आपको मैंने यहाँ समझाया वो बेसिकली यही चीज़ थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वोटिंग मेथड की बात करें तो वोटिंग मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप इसको एज इट इज मग अप कर लीजिए, नो नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगला सीट का एलोकेशन, सीट का एलोकेशन था, सीट्स वर एलोकेटेड इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब कि जैसे यहाँ पर 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं, इनकी सर्टेन पॉपुलेशन होगी। उन पॉपुलेशन में जैसे मान लीजिए कि इन जैसे एक प्रोविंस को हम उठा लेते हैं, उसमें 10 लाख लोगों पे एक सीट का एलोकेशन होगा। तो इसी तरीके से सीट्स का एलोकेशन था, मतलब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट पे हमने सीट्स को एलोकेट किया था। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज ये याद रखिएगा, seats were allocated in proportion to their respective population. Voting method proportional representation by means of single transferable vote. Strength आप याद रखिए। ये मैप से थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे ये फंक्शन हो रहा था उस टाइम पे, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या है नया सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं ये? देखिए कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान लीजिए, इसमें कितने मेंबर्स थे, 300 एंड कितने 389 389 मेंबर्स थे। देखिए मेंबर्स को क्या किया, कमिटीज में डिवाइड कर दिया, जैसे अलग अलग कमिटीज बनी। जैसे 389 मेंबर्स जो थे उनको छोटी छोटी कमिटीज में तोड़ दिया गया, मतलब छोटी छोटी कमिटीज बनाई गई, और हर एक कमेटी का काम था जो भी सब्जेक्ट उनको दिया गया था उस सब्जेक्ट पे लॉज बनाना। ठीक है, जैसे सरदार पटेल जी थे, इनको बोला गया कि आप माइनॉरिटीज
पे हमें क्या क्या लॉज बनाने चाहिए, ट्राइबल्स पे क्या क्या लॉज बनाने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या लॉज बनाने चाहिए। तो इस कमेटी को आप हेड करिए और हमें इनपुट्स दीजिए। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डिफरेंट कमिटीज के थ्रू फंक्शन कर रही थी, और ओवरऑल इनका क्या काम था कि सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे इनको इनपुट्स देने हैं ताकि हम अपने लॉज बना सकें। अगर आप बात करें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कमिटीज के नाम याद रखने हैं, उनके चेयरमैन कौन थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर एक कमेटी को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको वो याद नहीं रखना है, बस आप एक कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये कमेटी क्या करती थी, बस उस चीज के लिए मैं आपको उनके फंक्शन बताऊंगा। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए बेसिक लेवल पे कि ये कमेटी थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, इनके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब अगर बात की जाए यूनियन पावर कमेटी, तो इसने बोला कि जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होगी उसकी क्या पावर्स होंगी, उसका स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन होगा, तो ये सारी चीजें इस कमेटी में का मतलब इस कमेटी की रोल्स थे कि आप बताएं कि क्या क्या होगा इस कमेटी, मतलब यूनियन की पावर कैसी होंगी। वैसे ही यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसमें क्या था कि जो हमारा यूनियन होगा, जो हमारा स्टेट होगा, मतलब जो हमारी कंट्री होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये आप बताइए। अब उसी तरीके से जो स्टेट कमेटी थी, उसने जैसे आज की डेट में स्टेट है उनको सर्टेन पावर है, उसी तरीके से वो पावर इस कमेटी के थ्रू ही इवॉल्व होते हुए आज की प्रेजेंट डेट तक आए हैं। तो स्टेट्स की क्या क्या पावर होंगी, उनका गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की गई थी। अगर आप बात करें बच्चों आगे, अनदर इम्पॉर्टेंट कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। देखिए इसका बेसिकली काम कुछ नहीं था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं वाइल मेकिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको स्टीयर करना मतलब एक डायरेक्शन देना कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इम्पोर्टेंट कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। Like here, as I have told you, there were certain princely state, there were in 11 governors provinces. So इस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का काम था कि इन सबको इंडिया में कैसे इंटीग्रेट करें। सेकंड, ये नाम से बहुत ही बेसिक है कि फंडामेंटल राइट्स पे एडवाइस देना कि हम अपने सिटीजन्स को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स देंगे। नेक्स्ट, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जो भी हमारे पॉपुलेशन में है उनको सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या क्या लॉज बनाएंगे, उन सब का काम इनका था। सेम ट्राइबल्स के लिए क्या क्या लॉज हमें बनाने, तो उन सब कमिटीज को हेड कर रहे थे हमारे सरदार पटेल जी। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी बात इसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, रियली सॉरी, इसको चेयर कर रहे थे हमारे B.R. अम्बेडकर जी। रियली इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपके मेजर कमेटीज की बात करी, आपको ये सारी कमेटीज के नाम याद रखने हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफली माइनर कमेटीज से भी इंट्रोड्यूस करा दूं। जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। हाउस कमेटी, पत्ताबाई सीतारामैया जी। अगेन क्रेडेंशियल कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर K.M. मुंशी। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपॉर्टेंट वन, जी वी मालवंकर जी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, अगेन सीतारामैया जी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार। Must remember, she was not a member of Constituent Assembly.
दिस वन इज इम्पोर्टेंट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, मतलब इसमें इसका ये था रोल कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हम कोई प्रोविंस का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, तो इसको आपका हेड कर रहे थे एस के धारजी। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन वॉज जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडॉक कमिटीज ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, मतलब जो टेम्परेरी कमिटीज थी, जैसे कि नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑन सुप्रीम कोर्ट वरदाचारी जी, remember this, he was not a member of constant assembly. On citizenship Vardachari ji. So this you have to only remember this one and this one also. So moving forward, let's talk about some minor committees. As such, इनमें 2-3 इंपॉर्टेंट कमिटीज है जो मैं आपको स्टार मार्क करा दूंगा, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट वन बाय वन हम इस सारी कमिटीज से गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। हाउस कमेटी के थे पत्ताभी पत्ताभी सीता रमैया जी। अगेन क्रेडेंशियल कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के चेयरमैन आपके के मुंशी जी थे। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, और उसके चेयरमैन थे जीवी मालवंकर जी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे आपके अगेन सीतारामैया जी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। अगेन अगर बात की जाए आगे तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसको चेयर कर रहे थे एस के धार जी। इस कमीशन का क्या काम था कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई प्रोविंस बन पाते हैं कि नहीं, उसके ऊपर आप एक रिकमेंडेशन दीजिए। नेक्स्ट आपका था स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। इसके मेंबर थे आपके, मतलब इसके चेयरमैन आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है प्रेस गैलरी कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे उषा नाथ सेन। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ एडहॉक, मतलब टेम्परेरी जो आपकी कमिटीज थी ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, पहली थी आपकी ऑन नेशनल फ्लैग्स, जिसके चेयरमैन आपके थे राजेंद्र प्रसाद जी। ऑन दी सुप्रीम कोर्ट, इसके चेयरमैन आपके थे वरदाचारी जी, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। अगले थे आपके ऑन सिटीजनशिप, अगेन वरदाचारी जी। देखिए एडहॉक कमेटी में आप ये दो याद रख सकते हैं, अगेन दिस वन इज इम्पोर्टेंट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, बस आप मेजर इतना याद रखिए। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि जो ये मेजर कमिटीज थे इनके क्या क्या काम थे, इनको क्या क्या इनपुट्स प्रोवाइड करने थे। देखिए मेजर और जो माइनर कमिटीज थे उनको इनपुट्स प्रोवाइड करने थे, जो भी उनको काम दिया गया था, और ये सारे इनपुट्स उनको ड्राफ्टिंग कमेटी को देने थे। इन सारे ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सारे इनपुट्स पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी आपके, वो देखेगी कि जो भी इनपुट्स इन कमिटीज ने दे रखे हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ड्राफ्ट मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे कॉन्क्रीट फॉर्म में लिखना है, जो कि बाद में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो बनी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था, जो भी इनने इनपुट्स दिए हैं उसमें अगर कोई कमी है तो उसको स्क्रूटिनी करना, ठीक है, कोई कमी है एंड ऑल जो भी चीजें हैं उन सबको बहुत प्रिसाइसली देखना और उनको एक ड्राफ्ट के फॉर्म में पब्लिश करना। उसी तरीके से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो ये कब सेटअप हुई थी, 29 अगस्त 1947। कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ,
फेब 1948 में क्वेश्चन आएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगर क्विकली रिवाइज करें, आज के लिए इतना बहुत है। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है और थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, बट ट्रस्ट मी, रियली 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्विकली रिवाइज करें 1-2 मिनट के अंदर, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, MN रॉय जी ने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1934 में, 1934, हाँ यस, एंड 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी डिमांड करी। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 1940 में ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश एम्पायर केम अप विद ऑगस्ट ऑफर, इसमें बात नहीं बनी। तो 1942 में आपको ये याद रखना है कि क्रिस्प प्रपोजल आया, उसने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्यों किया वो मैंने आपको बताया था। ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो ये है, ये याद रखिएगा। अब 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान आपको याद रखना है, इसके मेंबर्स याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत स्टेब्लिश हुई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको सभी याद करनी है। 9 दिसंबर फर्स्ट सिटिंग, 11 दिसंबर प्रेसिडेंट आपने इलेक्ट कर लिया, ठीक है। 11 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर डेट नहीं पूछेगा तो बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, तो सिंपल सा आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। 22 जुलाई, ठीक है, अगेन नेशनल फ्लैग सब चीज़ पढ़ा दी है। 15 अगस्त ट्रांसफर ऑफ पावर, 15 अगस्त को इंडिया को, 14 अगस्त को पाकिस्तान को। कब अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कब इनेक्ट हुआ, मैंने बता दिया। नेशनल फ्लैग पूछ सकता है, नेशनल एंथम पूछ सकता है, कब अडॉप्ट हुआ, तो डेट याद रखिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल बेस में आपको सारी डेट मेंशन्ड है, तो आप याद करिए। अब कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है, ये याद रखिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंपोजिशन में मैंने आपको बता दिया कि कितने मेंबर्स थे, कब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी किस के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सीट्स का एलोकेशन मैंने आपको बता दिया, वोटिंग मेथड मैंने आपको बता दिया। सारी मेजर कमेटीज आपको याद करनी ही करनी है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, इसका क्या काम था, कब सेटअप हुई थी, कितने मेंबर्स थे, फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। बाकी माइनर कमिटीज में एक दो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी हैं, आप उन्हीं को गो थ्रू कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए पहला लेक्चर था, थोड़ा लंबा था। आप कमिंग लेक्चर सीरीज में आपको मैंने बताया कि पॉलिटी में आपको कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, तो आपको बेसिक आपको ये पता होना चाहिए था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना था, कि ये लेक्चर आपका एक बेस डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि ये चैप्टर में फैक्ट्स बहुत हैं। जो सीरियस बच्चा है वो एग्जाम से पहले 10-12 टाइम, इवन 20 टाइम्स A4 शीट में ये सारे डेट्स मेंशन कर लेगा, बस क्विकली हर वीकली या मंथली बेसिस पे बस एक बार गो थ्रू होगा, एग्जाम टाइम तक उसको ये फैक्ट्स सारे रट चुके होंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई फैक्ट्स रटने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आई डोंट थिंक कि मेरी तरफ से कोई कमी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए, बाकी एलसी लॉ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। चलिए, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।